नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंगलवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं हमारे मार्केट्स के लिए, जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। लाल निशान में हुई है शुरुआत। गिफ्ट निफ्टी 40 अंक नीचे, डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों से अधिक की कमजोरी है। नाज़ेक फ्यूचर्स भी तकरीबन 70 अंक नीचे ही है। एशियन मार्केट्स की बात करें, जापानीज मार्केट 300 अंक नीचे और बाकी जितने एशियन मार्केट्स फिलहाल खुल रहे हैं यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधे से 1% की कमजोरी है। कमोडिटी मार्केट में क्योंकि अमेरिकी मार्केट बंद रहे तो बहुत ज्यादा तो क्यूज नहीं थे, लेकिन कच्चा तेल में बहुत उठापटक दिखी है और सोना चांदी एक दायरे बंद कारोबार करते नजर आए हैं। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, मेरे सहयोगी दीप से जान लेते हैं। दीप, मॉर्निंग। अब तो अमेरिकी बाजार भी वापस लौटेंगे, लेकिन कैसा एक्शन रहा है और अब क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है? सुस्त एक्शन है, थोड़ा कमजोरी है। कल का दिन हमारे लिए तो खैर रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, शानदार एक्शन रहा, बट ग्लोबल मार्केट्स में ठीक ठाक कारोबार हुआ, कुछ ऐसा खास नहीं है। और आज सुबह भी आप थोड़ी नरमी आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी खबर नहीं आई है, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया है जिसकी वजह से आपको ज्यादा नरमी आते हुए दिखे, बट हल्की फुल्की गिरावट के साथ आपको गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जैसे आपने कहा, अमेरिकी बाजार कल शाम तो बंद थे, आज वापस ट्रेड रिज्यूम करेंगे। उससे पहले अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह आपको नरमी आते हुए दिख रही है, सुस्ती का कारोबार है। और इनफैक्ट हमारे साथ साथ एशिया की सबसे एक्टिव मार्केट रिसेंट डेज में रही है जापान के बाजार, वहां पर भी आज आप गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 300 पॉइंट नीचे आपको निक्केई ट्रेड कर रहा है। इस साल का पहला नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन है निक्केई के लिए, तो वो दिखा रहा है कि कितनी बड़ी रैली इस साल आपने निक्केई में आते हुए देखी है। पहला नेगेटिव सेशन इस साल का आपको जापान के बाजार में आते हुए दिख रहा है। अपनी 34 साल की ऊंचाई से जापानीज मार्केट्स में आपको गिरावट दिख रही है। और 6 दिन की तेजी के ट्रेंड के बाद आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी दिन बीच में जापान के बाजार बंद भी रहे थे छुट्टी की वजह से, बट इस साल जितने भी जिन जापान के बाजार खुले रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, आज पहली गिरावट का संकेत आपको यहां पर आते हुए दिख रहा है। इनका दिसंबर का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया था, वो ज्यादातर अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आया है और एकदम फ्लैट ये डेटा आपको आते हुए दिखा है। पर थोड़ा आज जापानीज बाजार भी प्रॉफिट टेकिंग मूड में दिख रहे हैं। कोरिया के बाजारों में आपको कमजोरी दिख रही है। बाकी एशिया के बाजार जो खुले हुए हैं वहां पर भी आपको नरमी के ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है इस समय, थोड़ी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है, स्पेशली जापानीज मार्केट्स में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल कमजोरी वाला ही सेशन रहा। आधे से 0.5% तक की गिरावट कल आपने यूरोप के बाजारों में आते हुए देखी है। एक दो फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। जर्मनी का 2023 का जीडीपी डेटा आया, -0.3% की जीडीपी रही, यानी कि 0.3% की श्रिंकेज हुई है उनकी जीडीपी में। हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स और कमजोर डिमांड की वजह से वहां पर परेशानी पड़ रही है। जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहां पर काफी प्रेशर पड़ा हुआ है। रशिया से गैस सप्लाई बंद होने के बाद वहां पर उन्हें कॉस्ट प्रेशर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंबाइन करके देखें तो जर्मनी की 2023 की जीडीपी तो नेगेटिव रही है। अनुमान यह है कि 2024 में भी इनकी जीडीपी सिकुड़ेगी ही, तो वहां पर भी इनके लिए परेशानी है। पिछले साल तो कमजोरी रही थी 2023 में, 2024 में भी कमजोरी रहने का अनुमान है। ये भी एक परेशानी की बात है, तो थोड़ा वहां से भी रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स में अदरवाइज नर्म सेशन था। कल हमने देखा डावोस का सम्मेलन शुरू हो गया और यहां से एक ईसीबी के सदस्य हैं, उन्होंने कल डावोस में पब्लिक भाषण दिया। उनका कहना है कि इस साल उन्हें नहीं लगता कि ईसीबी दरों में कटौती करेगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट आते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस साल आप फेड से तो कटौती की मार्च से ही उम्मीद लगा रहे हैं, बट ईसीबी शायद इस साल दरों में कटौती नहीं करे। तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग स्टेटमेंट कल शाम डावोस से निकल कर आया एक ईसीबी मेंबर से। बट देखते हैं बाकी मेंबर्स का क्या मानना है। इसी हफ्ते ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड भी डावोस में बात करने वाली हैं, तो देखते हैं उनकी कॉमेंट्री कैसी रहती है। बट एक दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने नरमी बनते हुए देखी है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में भी कल एक्शन देखा। कच्चे तेल में आपको वॉलेटिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि जो रेड सी में विवाद चल रहा है वो खत्म होने की कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ईरान ने एक शिप को जब्त कर लिया है, जो यूएस ईरान टेंशंस के बीच में एक बड़ा इशू ऑलरेडी बना हुआ था, उस शिप को ईरान ने जब्त किया है। अटैक्स अभी भी चल रहे हैं, कई ऑयल टैंकर्स और बाकी शिपिंग रूट्स बदले जा रहे हैं। कमेंट्री ऐसी आ रही है कि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसका ज्यादा डिसरप्शन होना चाहिए, बट इसकी वजह से कच्चा तेल और ज्यादा नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो अगर इसकी वजह से ऊपर नहीं जा रहा है तो इसकी वजह से नीचे भी नहीं जा रहे हैं। तो $78 के आसपास आप इस समय ब्रेंट पर एक्शन देख रहे हैं। यूएस में ऑफकोर्स तूफान चल रहा है, काफी ठंड आई हुई है, उसकी वजह से ऑयल एंड गैस उत्पादन पर भी थोड़े असर आने के संकेत आपको दिख रहे हैं। नेचुरल गैस प्राइसेस में भी आपको उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा ऑयल एंड गैस पर नजर रखनी पड़ेगी इन दो अहम डेवलपमेंट्स की वजह से। गोल्ड सिल्वर कुछ ज्यादा कल खास एक्शन नहीं देखा है आपने। बेस मेटल्स में जरूर निचले स्तरों से कल एक रिकवरी आपने आती हुई देखी है। तो ओवरऑल
ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़ी नरमी के संकेत है, कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हमें कंसर्न आना चाहिए। बट हाँ, कुछ ज़्यादा खास एक्शन आज बन नहीं रहा है, थोड़ी मुनाफा वसूली का ही दिन दिख रहा है जहाँ तक बाकी ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। देखते हैं हमारे बाजार कल की रिकॉर्ड रैली के बाद आज कैसा बिहेव करेंगे। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यूएस के मार्केट्स बंद थे लेकिन हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ रैली देखने को मिली। सर, आज क्या एक्सपेक्टेड है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको कैसे ट्रेड करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, पिछले 2 दिनों से बाजार लगातार हाई बना रहे हैं, दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी नई ऊंचाइयों पर जाकर बंद हो रहे हैं, तो मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ऐसे में शुरुआत हो, हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो, तो बढ़िया एंट्री लेवल देखकर बाजार में खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। और जो बढ़िया एंट्री लेवल मुझे समझ में आता है वो है 21,950 से 22,000। इस रेंज में अगर आज आपको बाजार मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 22,000 के आसपास हो, इसका थोड़ा सा नीचे बाजार एक अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। कल के लोज से लेकर 22,000 के बीच में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है। ये निफ्टी की बात है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही ग्लोबल संकेत थोड़े से आज कम है और यूएस फ्यूचर्स थोड़े से आपको नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जो आज तेजी के लिए अच्छा ट्रिगर रहेगा वो है एफआईज की तरफ से लौटती हुई खरीदारी। कल 1086 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी है, साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स करीबन 1450 करोड़ के खरीदे हैं। तो दोनों ही जगह वायदा कारोबार में कैश मार्केट में एफआईज ने अच्छी खरीदारी की है, उसका फायदा भारतीय बाजारों को और मिलेगा। ऊपर की तरफ हम लाइफ हाई के आसपास ही बंद हुए हैं, तो 22,115 हमारा लाइफ हाई है। 22,125 के ऊपर निकल कर निफ्टी टिकता है, तो ऐसे में आप फिर ब्लू स्काई जोन में जाएंगे, तब आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करके चले, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, क्योंकि अभी डेटा कम है और आसपास में इमीडिएट रिकॉर्ड के लेवल कोई खास ऐसे है नहीं। 22,300 तक का लेवल थोड़ा थोड़ा विजिबल दिखता है, वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी कल 48,000 के ऊपर बड़े दिनों बाद बंद होता हुआ दिखा, और ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए अब सपोर्ट जो है थोड़ा सा दूर है, लेकिन है वो बहुत मजबूत, और वो है 47,725 से 47,850। ये रेंज है, बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। वैसे तो 48,000 टूटना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर उसके नीचे जाते तो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऊपरी स्तरों पर 48,350 से लेकर 48,500 की रेंज है, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए और एचडीएफसी बैंक के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के नतीजे डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी अपनी ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर, जो कि 48,500 के आसपास है, वहां आकर रुक जाता है, या फिर अब नया हाई बैंक निफ्टी भी बनाता है 48,625 के थोड़ा सा ऊपर। सो आज मेक और ब्रेक दिन बैंक निफ्टी के लिए है, लेकिन उसके हटकर निफ्टी अब भी आपको अच्छी मजबूती के संकेत दे रहा है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ बने रहे आप निफ्टी में, और एक मौका मिले तो जरूर एंट्री करके खरीदारी कीजिए। जी, वैलिड पॉइंट्स है। धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, एग्जैक्टली बताने के लिए कि किस इंडेक्स से क्या उम्मीद करनी है और क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब रुक करते एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर का, और ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं जी बिजनेस संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, बताएं कौन से स्टॉक से जुड़ी खबर आप लेकर आए हैं, क्या खबर है और कौन सा सेक्टर यहां से इंपैक्ट होगा? जी नेहा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। HAL यानी कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर माना जाए हमारे सोर्सेस की, तो MI-17 हेलीकॉप्टर जो हैं, जो लगभग 250 की मात्रा में हिंदुस्तानी सेना में, हिंदुस्तानी वायुसेना में अभी उपलब्ध हैं, अभी वो अपने कार्यरत है। ये लोगों की एज हो जा रही है MI-17 हेलीकॉप्टर की, तो इनको फेज आउट करने के लिए हिंदुस्तानी सेना जो है उनको एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, जिसके लिए HAL जो है वो एक इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH की डेवलपमेंट करने जा रहा है, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे जल्द ही अप्रूवल मिलने की अंदेशा बताया जा रहा है। अगर इस हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात की जाए तो CCS से इसको जल्द अप्रूवल मिलने की संभावना बताई जा रही है। इसके डेवलपमेंट फेज के लिए यहाँ पे 10,000 करोड़ जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा, इंडियन डिफेंस के तरफ से दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से।
वहीं पे यहाँ पे अगर जो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स जितने की ज़रूरत है, जितना बनाया जाएगा, लगभग 300 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिसको बनाया जाएगा। एक 10 साल के पीरियड के अंदर ये डेवलप करके इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया जाएगा, ताकि फेज वाइज जो 250 MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो हिंदुस्तानी सेना में आज के डेट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसको फेज आउट किया जाना शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये डेजर्ट में और हाई ऑल्टीट्यूड में दोनों ही जगह पे इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसी के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि अभी ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये डेवलपमेंट फेज में जाने वाला है, तो इसका 250 से लेके 300 करोड़ के बीच में ये हेलीकॉप्टर एक की वैल्यू आ सकती है। और ऐसे 300 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिसको हिंदुस्तानी सेना की और वायुसेना की जरूरत है। ओके, चलिए, तो HAL के लिए एक और बड़ा ऑर्डर आता हुआ भारतीय वायुसेना की तरफ से, उस खबर पर रहेगी नजर। धन्यवाद अनुवेश, वो एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों के लिए लेकर आने के लिए। लेकिन और भी बहुत सी खबरें हैं जिनके दम पर एक्शन दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स दिसंबर तिमाही के नंबर्स तो आ ही रहे हैं। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए खबरों के दम पर कहां का एक्शन दिखेगा। अनुवेश ने आपको HAL की एक खबर दे दी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज भी नतीजे हैं, जैसे कि नतीजों में अगर आप देखें, निफ्टी में HDFC बैंक के नतीजे हैं, F&O में आपको ICICI लोम्बार्ड, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, फेडरल बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ गोवा कार्बन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प और डॉम्स इंडस्ट्रीज, इनका 50% का IPO लॉक इन 30 दिन का वो ओपन होता हुआ दिखेगा। IPO के हिसाब से ज्योति CNC ऑटोमेशन, जिनके IPO की लिस्टिंग है। वहीं अगर आप बात करें प्राइमरी मार्केट्स अपडेट्स में, जहां पर अगर आप मेडी असेट हेल्थ केयर, इनका टोटल सब्सक्रिप्शन जो डे 1 का आता हुआ दिखा है वो 54% है। QIB हालांकि अगर आप देखिए कुछ भी नहीं भरा है। NII 45% और रिटेल का हिस्सा 89% बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस की मुहिम के बाद DGCA ने एयरलाइंस के लिए कुछ नियम जारी किए हैं और कहा है कि यात्रियों को ईमेल, व्हाट्सएप, SMS और अगर आप देखें वेबसाइट पर वास्तविक देरी की सूचना यहाँ पर देनी है। इंटरग्लोब एविएशन दिसंबर में घरेलू पैसेंजर में मार्केट शेयर उनका 61.8% आता हुआ दिखा है। BLS इंटरनेशनल, यहाँ पर भी जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। जी बिजनेस ने आपको कल ही बताया था कि वो एक्विजिशंस की बात कही थी, वहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है कि इनकी सब्सिडरी ने, अगर आप देखें तो BLS जो इनकी सब्सिडरी है, उन्होंने डेफिनेटिव शेयर खरीद करार किया है। आई डाटा का पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगभग 100% हिस्सेदारी जो है, पूरी हिस्सेदारी लगभग 450 करोड़ में खरीदेगी। नेल्को हिंदकॉपर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत की कबल और अर्जेंटीना, यहाँ पर कि अगर आप देखें केमन्स ने करार किया है। इसमें अगर आप ये करार किस लिए किया है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन और लिथियम माइनिंग के लिए करार करते हुए दिखे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, MRPL, चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती की है। 2300 से घटाकर 1700 प्रति टन यहाँ पर करते हुए दिखे हैं। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और दूसरे शुगर स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि चीनी और इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए खबर आती हुई दिखी है। मोलासिस के एक्सपोर्ट्स पर 50% ड्यूटी और ये 18 जनवरी से लागू होगा आदेश। RVNL, यहाँ पर कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए वो L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं और इसका अगर आप प्रोजेक्ट का वैल्यू देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ का है। उसी के साथ साथ कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि उनका प्लान है कि वो जो एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है वो डेवलप करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट एजेंसी अगर आप देखें लाइसेंस उनको मिलता हुआ दिखा था, उसके वहाँ पर आप सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। जोमेटो, यहाँ पर अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और उसमें खरीदारों की अगर आप देखें तो सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली और ऐसे आदि नाम आपको आते हुए दिखे। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं जिनके दम पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अरमान, ये भी बताइए कि कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे जारी किए और बिजनेस अपडेट कैसे रहे? बिल्कुल, नतीजों में सूरज स्टेट डेवलपर्स, यहाँ पर इनका Q2 का आता हुआ दिखा है। नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय हालांकि 1% बढ़ी है पर मार्जिन 65.6% से इंप्रूव होकर 61% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा हालांकि अगर आप देखें तो 15 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नतीजे आपको ओवरऑल कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 32% गिर कर आई है। मुनाफा देखें तो वहाँ पर भी 56% की गिरावट है। केशोराम इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आय 2.5% के आसपास गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स हालांकि अगर आप देखें तो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 8% से इंप्रूव होकर 10.6% के पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ एंजल वन की बात करें तो आपको आय लगभग 41% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 43.4% से गिरकर 37.6% पर आते हुए दिखे हैं।
चॉइस इंटरनेशनल नतीजे आपको ओवरऑल देखें आय लगभग दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें वो भी दोगुने से ज़्यादा लगभग 2.8 टाइम्स होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 24.9% से इंप्रूव होकर 32.1% पर आते हुए दिखे हैं। Q3 बिजनेस अपडेट्स में पतंजलि फूड्स यहाँ पर एडिबल ऑयल वॉल्यूम सिंगल डिजिट में बढ़ा है, उसी के साथ साथ कीमतें में जो है वो स्थिरता रही है। और फूड और FMCG सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 32% का योगदान रहा है। और अंत में लैंडमार्क कार्ड्स, यहाँ पर अगर आप बात करें Q3 आय लगभग 8% बढ़कर आती हुई दिखी है और आफ्टर सेल एंड सर्विसेज की आय में भी लगभग आपको 17% के आसपास की बढ़त दिखी। ओके, चलिए, तो ये भी जो नंबर्स निकल कर आए हैं बिजनेस अपडेट से, इन पे भी हमारी नजर रहेगी क्योंकि मार्केट इन पे भी आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। धन्यवाद अरमान। लेकिन आज मच अवेटेड HDFC बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या है, आइए वरुण से जान लेते हैं। वरुण, IT ने तो धमाल दिखा दिया, अब बैंक की बारी। HDFC बैंक क्या करेगा? देखिए, बैंकिंग सेक्टर धमाल दिखाए ना दिखाए, HDFC जरूर दिखाएगा। अच्छा। क्योंकि ये हमेशा दिखाता है, Okay. तो कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। हमेशा की तरह ग्रोथ अच्छी रहेगी। NII में हमारा अनुमान 25% ग्रोथ का है, मुनाफे में करीब 30% के आसपास की ग्रोथ होगी, 16,000 करोड़ पे आएगा। ग्रॉस NPAs नेट NPAs फ्लैट रह सकते हैं। कोर निम्स जो है, निम्स में थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, ये आप याद रखिए। और ये अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर आपको शायद उसमें प्रेशर देखने मिलेगा। कारोबार में ग्रोथ अच्छी है। कंपनी ने जो अपना क्वार्टर का अपडेट दिया था, ग्रॉस एडवांस डोमेस्टिक रिटेल लोन्स अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली थी। हालांकि इन्होंने कंसोलिडेटेड जो फिगर्स है वो दिए थे। स्टैंड अलोन भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे थे, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ 27%, रिटेल डिपॉजिट में 28% ग्रोथ देखने मिली थी, जो कि HDFC बैंक की थी। कासा रेशियो बढ़ के आया था, इसके लिए माना जा रहा है कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें कम कंप्रेशन होगा। हालांकि देखना होगा कि HDFC लिमिटेड का यहाँ पे कितना इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। ओके, एक ओवरऑल अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं HDFC बैंक के नंबर्स से लगाई जा रही हैं। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। इक्विटी मार्केट पर राय देने के लिए आज हमारे साथ राकेश बंसल वेंचर्स के राकेश बंसल जी जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज के मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी नजर रहने वाली है? वेरी गुड मॉर्निंग। नया मार्केट में देखें तो एक तो स्टॉक मैं निकाल के लाया हूँ जो खतरों का खिलाड़ी है, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। 16 रुपीज 50 पैसा के अराउंड की क्लोजिंग है। और सबसे खास बात क्या है, मार्केट की किसी वीकनेस, निफ्टी बैंक, किसी भी सेक्टोरल इंडेक्स की वीकनेस में स्टॉक वीक नहीं हो रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस 15 रुपए 70 पैसे का लगाना है। स्टॉप लॉस 18 रुपीज के टारगेट के लिए वोडाफोन आइडिया मेरा पहला स्टॉक पिक है। दूसरा नया निवेश के लिए रिकमेंड करूंगा, बट स्टॉप लॉस भी दे रहा हूं जिनको ट्रेडिंग करनी है। दूसरा स्टॉक है गुजरात गैस, 541 के अराउंड की क्लोजिंग है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 530 का लगाएं स्टॉप लॉस, 565 का टारगेट है। बट नया मुझे लगता है ये स्टॉक 6 से 8 महीने में डबल होने का पोटेंशियल रखता है। एक तो कंपनी काफी कैपेक्स कर रही है, 1/3 मार्केट कैप ऑफ अदानी गैस चल रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो 3 टाइम्स प्रॉफिट एंड रीच है। तो क्लियर कट एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है गुजरात गैस। इसको बाय एंड होल्ड करें। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक इन्हीं स्तरों के अराउंड हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको डिलीवरी में बाय करें 6-8 महीने का नजरिया बना के फॉर अ 2x पोटेंशियल के लिए। गुजरात गैस में भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। डेफिनेटली सर, धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो वोडा आइडिया ये तो ट्रेडिंग पिक है ही, 18 तक का टारगेट है। गुजरात गैस 565 अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स निवेश के लिहाज से दुगना हो सकता है ये स्टॉक। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल में बताएं, बहुत उठापटक है, क्या करें? डेफिनेटली कच्चे तेल में मिडिल ईस्ट को लेकर जो कंसर्न है वो अभी बना हुआ है, डिमांड कंसर्न बना हुआ है, बट एक दायरा बना हुआ है जो हम 5800 से 6200 M6 पे देख रहे हैं। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि कल का जो इवेंट हुआ है उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। 6000 पे लेके चलिए, 5920 का स्टॉप लॉस रखिए, 6120 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाए। सिल्वर में क्या प्रेफरेबल है? कमोडिटी सुन पाया मैं कह रही थी कि गोल्ड या सिल्वर में क्या प्रेफरेबल है आपको? ओके, गोल्ड एंड सिल्वर में मुझे लगता है अपसाइड थोड़ा कैप है, नो डाउट। अभी रिन्यूड कंसर्न्स बने हुए वापस रेट कट को लेकर, बट अपसाइड मुझे कैप लग रहा है। तो करीबन 62,650 पे गोल्ड को बेचना चाहिए, 850 का स्टॉप लॉस रखिए, 62,150 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। आपने कहा कि 62,650 ये सेल की पोजीशन आपने बताई? बिल्कुल, मेरे को अपसाइड थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से गेन है। तो 62,650 पे बेचिए, 850 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ओके, एंड 62,150 का टारगेट।
थैंक यू सो मच केडिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो कच्चा तेल थोड़ा सा आप खरीद के चल सकते हैं, लेकिन जहां तक सोने का सवाल है वहां पर आपको बिकवाली की ही रणनीति फिलहाल अपनानी है। आइए अब ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने रख लेते हैं और देखते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की कहाँ कहाँ पर नजर है। तो टेलीकॉम कंपनियों पर जेपी मॉर्गन की आज नजर है और भारतीय एयरटेल न्यूट्रल का स्टैंस है, टारगेट बढ़ाकर 1100 कर दिया। इंडस स्टार में ओवरवेट स्टैंस है, टारगेट इन्होंने बढ़ाकर 260 कर दिया। वोडा आइडिया में हालांकि अंडरवेट स्टैंस है, टारगेट इनकी तरफ से 3 के आसपास का निकल कर आ रहा है। पेटीएम पर यूबीएस ने खरीद की रिकमेंडेशन दी है और टारगेट इनकी तरफ से 900 रुपए का सुझाया गया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।